आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को परमाणु संरचना से संबंधित विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बताऊंगा तथा उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से के द्वारा ये जो परमाणु संरचना है उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। मैंने बहुत सारे प्रश्नों का चुनकर संग्रह किया है जो बहुत ही उपयोगी हैं तथा बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। यदि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो उसके द्वारा आप और भी जो परमाणु संरचना से संबंधित है उन क्वेश्चनों को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी जो है जॉन डाल्टन के द्वारा लिखा गया था। और जॉन डाल्टन ने ये बताया कि जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी द्रव्य होते हैं, वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होते हैं और इन्हीं अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहा जाता है। तो परमाणु की जो अवधारणा है यहीं से आया था, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। लेकिन बाद में उसकी परिभाषा जो है बदल दी गई। उन्होंने कहा था कि जो परमाणु होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि जो परमाणु उसको विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 1897 में 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो 1897 में जो इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा। तो इसमें और देखिए, ये जो गोल्डस्टीन जो दिख रहे हैं ना, वो 1886 में प्रोटॉन का खोज किया था। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। और डाल्टन ने बता दिया कि परमाणु सिद्धांत दिया था, है ना, परमाणु के बारे में बताया था। उसके बाद जो दिख रहा है नील बोर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल प्रस्तुत किया था परमाणु के बारे में, जिसको बोर का परमाणु मॉडल बोला जाता है। और बोर के परमाणु मॉडल में उन्हें ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से घूमते हैं और किस प्रकार से उसमें भरते जाते हैं। तो ये बोर का परमाणु मॉडल है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूट्रॉन का खोज जो है चैडविक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चैडविक। 1932 याद रखिएगा, सन है 1932 में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है बी, वो तो थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। आप बाहु जो शब्द है वो जर्मन शब्द है ना, और उसका अर्थ होता है निर्माण करना, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में भरते जाते हैं। सबसे पहले कम ऊर्जा में स्तर में भरता है, फिर उसके बाद अगला जो उससे जो उच्च ऊर्जा स्तर रहता है उसमें, फिर उससे अगला जो उच्च ऊर्जा स्तर रहता है उसमें भरते जाता है। मतलब जो ऊर्जा का जो क्रम है वो बढ़ते हुए रहता है और उसके क्रम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है उसमें आगे भरते जाता है। तो ये अब बहु जर्मन शब्द है और ये इलेक्ट्रॉन भरने का नियम को बताता है। उसके बाद देखिए रदरफोर्ड दिया हुआ है ना, तो ये जो रदरफोर्ड जो है ना 1911 में नाभिक का खोज किया था। कैसे खोज किया था? उन्होंने स्वर्ण पत्र लिया और स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों का बौछार किया। इस प्रकार से अल्फा कणों को क्या कर दिया? बौछार कर दिया। तो उन्होंने देखा कि बहुत से अधिकांश अल्फा कण जो है स्वर्ण पत्र से आर पार होकर गुजर गए और कुछ अल्फा कण इस प्रकार से अपने मार्ग से विचलित हो गए और लाखों में एक अल्फा कण जो है मध्य बिंदु से टकराकर वापस चला गया। इस प्रकार से इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने पाया कि जो परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है और मध्य में कोई एक ऐसा बिंदु होता है जो कि भरा होता है और वहाँ से टकरा के जो अल्फा कण है वो वापस चले गए थे। इस प्रकार से रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया? चैडविक के द्वारा। याद रखना है, चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था 1932 में। मैंने बाकी ऑप्शन के बारे में बता दिया है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, वो थोड़ा सा क्वेश्चन कैपिटल में लिखा है लेकिन एक्चुअल ये है E इज इक्वल टू एच न्यू। यह सिद्धांत किसके बारे में बताते हैं? तो E इज इक्वल टू जो एच न्यू है वो सिद्धांत जो है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, है ना, याद रखिए। E इज इक्वल टू एच न्यू प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, जहाँ पर E जो है ऊर्जा की व्याख्या करता है तथा H प्लांक का नियतांक है तथा जो न्यू जो है वो आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति है ना। और यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये H जो है उसका मान कितना होता है? तो H का मान होता है 6.62 गुणित 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, है ना, इतना इसका मान होता है। याद रखिएगा, प्लांक का क्वांटम थ्योरी है उसमें प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, इतना होता है इसका मान।
अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो पहले ये समझिए कि क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता कितना है ना। तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है, ठीक है। तो याद रखिए किसी भी नाभिक में जितना प्रोटॉन रहेगा वो उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है, और जितना प्रोटॉन रहेगा उतना न्यूट्रॉन रहेगा। तो न्यूट्रॉन रहेगा और साथ में उसमें इतना इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, है ना। तो याद रखिए आवर्त सारणी में देखेंगे कि जो परमाणु होता है उस परमाणु में जो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है वो 17 है। कितना है? 17। तो उस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 17 रहेगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 हो जाएगी। तो जितना भी आप आवर्त सारणी में लेंगे, मान लीजिए हीलियम है, तो हीलियम में यदि पूछेगा कि परमाणु क्रमांक कितना है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और प्रोटॉन की संख्या पूछेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। जो परमाणु क्रमांक रहेगा वही उसका प्रोटॉन होता है और वही उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। ये न्यूट्रल के लिए बात करने पर ना, आयन के लिए अलग हो जाता है। यदि आयन बनाता तब की बात अलग होगा। अगले प्रश्न में हम लोग बताएंगे उसमें क्या होता है। आयन्स की में जो प्रॉब्लम होगा वो अलग रहेगा, ठीक है। आयन्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है। परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। यहाँ पे पूछ रहे, देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए, परमाणु के नाभिक बोल रहा है ना, परमाणु नहीं पूछ रहा है। तो नाभिक में 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं ना, याद रखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। क्या पाया जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यदि पूछता परमाणु में क्या पाया जाता है, तब आपको क्या लिखना था उत्तर में? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। लेकिन यदि नाभिक पूछ रहे हैं तो नाभिक में क्या आ जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। जो नाभिक होता है सेंटर होता है, और सेंटर में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन N। बाकी जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके नाभिक के चारों ओर क्या करता रहता है? परिक्रमा करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। इस प्रकार से वो वृत्ताकार पथ में, दीर्घवृत्ताकार पथ में अपना चक्कर काटता है, ठीक है, परिक्रमा करता है। अगला है, कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, प्रोटॉन दिख रहा है, और देखिए फोटॉन, ठीक है। बहुत ही डिफरेंट शब्द है फोटॉन, और ये न्यूट्रॉन। तो देखिए अभी हमने बताया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो पाया जाता है, प्रोटॉन भी पाया जाता है और न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। तो भाग नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? फोटॉन। फोटॉन क्या होता है? ऊर्जा का बंडल होता है। फोटॉन्स होते हैं ऊर्जा के बंडल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फोटॉन, है ना, प्रोटॉन नहीं ना, फोटॉन, याद रखिएगा। एक ही प्रकार के परमाणु में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, है ना। तो एक ही प्रकार के परमाणु, ये तो परिभाषा है तत्व का, ठीक है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। बाकी मिश्रण तो पता ही होगा, मिश्रण क्या होता है, बता देता हूँ। मिश्रण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला देने से जो बन जाता है वो मिश्रण कहलाता है। जैसे मिक्सचर है ना, मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को मिला दिया जाता है और वो मिश्रण बन जाता है। और यही क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोग से मिलकर बने नए पदार्थ को यही कहा जाता है ना। जैसे H2O, और तत्व क्या हो जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन, ये सब क्या है? तत्व कहलाते हैं। तो वो तत्व में जो होता है एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऋणात्मक कण होता है? तो इसमें देखिए अल्फा कण, ये तो पॉजिटिव होता है, ये भी नहीं होगा। गामा कण 0 होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो ये जो बीटा कण होता है ना वो निगेटिव होता है। इसमें क्या पाया जाता है? उसमें बीटा कण में निगेटिव, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी तत्व में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का भार क्या होगा? तो भार मॉस इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, है ना। मॉस इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब किसी भी तत्व में जितना प्रोटॉन पाया जाएगा और जितना न्यूट्रॉन पाया जाएगा, दोनों को जोड़ देने से तत्व का भार निकल आता है ना। तो इसमें 3 + 3 कितना हो गया? 6। तो ये हो जाएगा उसका उत्तर, ठीक है। मान लीजिए किसी तत्व में 6 प्रोटॉन है, ठीक है, और 7 न्यूट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। तो उसका भार कितना हो जाएगा? 13। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आपको प्रोटॉन की संख्या दे दिया जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको पूछा जाएगा भार क्या है। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको भार दे दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी तत्व का भार 32 है,
है ना, और उसमें प्रोटॉन की संख्या 16 है बोल रहा है, ठीक है। तो उसका परमाणु, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे ऐसा पूछ दिया, तो क्या हो जाएगा -16, ठीक है। मतलब जो भार है उसमें से आप प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दीजिए, वो निकल जाएगा, ठीक है। जो उसका परमाणु क्रमांक रहेगा वो पता चल जाएगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे तत्व जिनके प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऐसे तत्व जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान है बोल रहे हैं ना, मतलब अपन देखेंगे जैसे पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे खाने होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसमें मान लीजिए, इसमें इसको क्या करते हैं अपन, प्रोटॉन की संख्या के आधार पे परमाणु क्रमांक रखते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या समान है बोल रहे, तो यहाँ पर है मान लीजिए कोई तत्व है और उसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होने से इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो परमाणु का जो भार है वो अलग अलग हो जाएगा, परमाणु का भार बदलते जाएगा। अब परमाणु का जो भार है बदलेगा, लेकिन उसका प्रोटॉन की संख्या एक समान है बोल रहे हैं। तो ये जो कक्ष है या उसका जो आवर्त सारणी में जो स्थान है वो नहीं बदल रहा है। प्रोटॉन की संख्या समान होने के कारण आवर्त सारणी में जो उसका स्थान है वो नहीं बदल रहा है, किंतु उसका न्यूट्रॉन अलग अलग होने के कारण उसका जो भार है वो बदलते जा रहा है, ठीक है। तो इसके कारण स्थान नहीं बदलने के कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा समस्थानिक। और कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या समान किंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो जाता है, तब उसको क्या बोलेंगे, समभारिक बोला जाता है। याद रखना ना, क्या बोलेंगे उसको, समभारिक। क्यों, क्योंकि उसका भार समान है लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। Mg2+ आयन में के सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। Mg2+ है ना, ये G कैपिटल लिखा गया है, उसको स्मॉल g है, मैग्नीशियम जिसको बोलते हैं, और साथ में कितना बोल रहे हैं, प्लस बोल रहा है 2+ है ना। तो Mg2+ आयन के सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। यहाँ पर जो है प्रश्न ये पूछ रहा है कि Mg2+ आयन के सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा। तो ऑप्शन में देखिए, पहले तो देखिए क्या क्या दिख रहा है, Li+, Na+ और Ca2+ और Cl- आयन है ना, मतलब लिथियम प्लस आयन दिख रहा है और सोडियम प्लस आयन दिख रहा है और कैल्शियम 2+ आयन दिख रहा है, क्लोरीन माइनस आयन दिख रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि Mg मतलब मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, ठीक है। कितना होता है मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक, 12 होता है ना, ठीक है। अब ये 12 है, इसमें बोल रहा है कि 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दे दिया, तो 2 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 10। मतलब ऐसा तत्व खोजेंगे जिसका परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन हो, है ना। तो देखते हैं Li+, का परमाणु क्रमांक होता है 3, है ना, Li3, ठीक है। यदि वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, ये तो नहीं होगा, है ना। उसके बाद देखिए कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, ठीक है। 20 में वो 2 दे दिया किसी को, बचा कितना 18, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 17, ठीक है। 17 उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितना बच गया 18। तो हमारे ऑप्शन में 2, 18, 18 आ रहा है। और उसके बाद देखते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है। उसने किसी को दे दिया, क्यों दिया, क्योंकि प्लस दिख रहा है ना इसमें, तो -1 हो गया, ठीक है, बराबर कितना हो गया 10। तो इसमें देखिए सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, उसने 1 दे दिया, बचा कितना 10। और हमारा यहाँ पर Mg2+ में कितना इलेक्ट्रॉन था 10, और Na+ में या सोडियम प्लस आयन में 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, Na+ आयन। समझ में आ गया ना कैसे हुआ। Mg2+, Mg में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने 2 किसी को दे दिया, बचा कितना उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद है जो सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, उसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो बचा का उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों क्या हो गए, सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए, दोनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए वो क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्लोरीन माइनस आयन, ठीक है। क्या है ये, क्लोरीन माइनस आयन। तो ये जो क्लोरीन माइनस आयन होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पूछ रहा है। तो परमाणु क्रमांक देखते हैं कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 17, 1 इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर दिया, जोड़ दीजिए, कितना हो गया 18। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो जाएंगे 18, ठीक है, याद रखिएगा कितने हो जाएंगे 18। क्लोरीन माइनस आयन बोल रहे हैं ना, माइनस मतलब ग्रहण किया है उसने, कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया उसने, ग्रहण कर लिया, तो माइनस आयन है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 17 और 1 18, ठीक है। याद रखिएगा जितने ग्रहण करते जाएगा उतना उसके ऊपर माइनस लगते जाएगा, और जितना वो डोनेट करते जाएगा, देते जाएगा, उतना उसके ऊपर प्लस लगते जाएगा। जैसे कि अभी पिछले ऑप्शन में हमने देखा था कि Na+ लिखा हुआ था ना, Na सिंगल प्लस लिखा हुआ था। सिंगल प्लस का मतलब ये होता है कि उसने जो है 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दिया है,
एक तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन हैं तो उसकी संयोजकता क्या होगी। संयोजकता क्या होता है, संयोजकता ये होता है कि अपना अष्टक को पूर्ण करने के लिए तत्व जो है इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान मतलब किसी देता है या किसी से ले लेता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 9 प्रोटॉन है बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बोरबरी व्यवस्था देखते हैं। बोरबरी व्यवस्था क्या कहता है कि जो पहला नाभिक है उसके नाभिक के चारों ओर कक्ष होते हैं, ठीक है। पहला कक्ष हो गया, दूसरा कक्ष हो गया, ठीक है। उसका तीसरा कक्ष बनता है, फिर चौथा कक्ष बनते जाता है, ठीक है। तो पहला कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरेगा बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पहला कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बाद के कक्ष में 8, ठीक है। इस प्रकार 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। इस प्रकार से 8 बनना चाहिए बोलते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरते जाना चाहिए। 2 8 18 32 64 इस प्रकार से उसका जो भरने का क्रम है वो रहता है। उसके बाद आखिरी के कोष में कितना होना चाहिए बोलता है, 8। आखिरी में कितना होना चाहिए, चाहे जो भी आखिरी रहे, ठीक है। जो भी आखिरी रहेगा उसके आखिरी के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यदि वो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कहीं से इलेक्ट्रॉन देगा या कहीं से इलेक्ट्रॉन लाएगा वो, और अपने बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करेगा। यदि वो बाहर से किसी को देता है, बाहर किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन देगा या बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा वो, चाहे जितना भी इलेक्ट्रॉन ले वो, मैक्सिमम 4 तक का जाता है। 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, या 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, या 3 ले सकता है। कभी कभी 4 हो जाता है। कार्बन के लिए होते ही ऐसे कंडीशन, ठीक है। कार्बन के लिए और भी तत्व हैं जिसमें ऐसा हो जाता है, लेकिन जितने भी नॉर्मली क्षार धातु होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, और क्षारीय मृदा धातु 2 इलेक्ट्रॉन देता है। उसी प्रकार यदि हेलोजन है, वो हेलोजन जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो लिया 1 इलेक्ट्रॉन तो उसकी संयोजकता 1 हो गई। दिया 1 इलेक्ट्रॉन तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। दिया या लिया, है ना, चाहे वो दे चाहे वो ले, जितना भी इलेक्ट्रॉन का दान करेगा या जितना भी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। अपनी अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का वो आदान प्रदान करता है, वो चाहे जितना भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करे, 1 2 3, है ना, वो उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, एक तत्व के नाभिक में, है ना, एक तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है बोल रहे हैं, तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी। तो बोरबरी व्यवस्था के अनुसार देख लेते हैं। ये नाभिक हो गया, नाभिक में पहला 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। पहला 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, बचा कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बचा कितना, 7, 7 और दोनों हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा वो, ठीक है। तो 7 7 में 1 ले लेगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, तो 1 लिया, ठीक है। कितना लिया, 1, तो 1 उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से संयोजकता निकाला जाता है। वर्तमान परमाणु भार पैमाना आधारित है। तो ये वर्तमान परमाणु भार जो पैमाना है होता है ना, वो कार्बन 12 पर आधारित होता है, ठीक है। किस पर आधारित होता है, कार्बन 12 पर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से कहते हैं। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूक्लियन। अगला प्रश्न है, ऊर्जा बंडल को कहा जाता है। पहले भी हमने बता दिया है, इसमें पिछले प्रश्न में बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक में पाया जाता है। तो डिफरेंस शब्द कौन सा हो गया, फोटॉन, ठीक है। तो ये जो फोटॉन जो होता है ऊर्जा का बंडल होता है, ठीक है। क्या होता है, ऊर्जा का बंडल, इसको फोटॉन कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अबबाहु नियम का अपवाद है। हमने बताया था कि अबबाहु एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में या ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। इसका जो कक्षक होता है 1s कक्षक, ठीक है। उसके बाद 2s कक्षक, फिर 3s कक्षक, इस प्रकार से 2p 3s 3p ऐसा भरते जाता है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बताया था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा स्तर वाले कक्ष में भरता है, फिर उसके बाद धीरे से उससे जो ज़्यादा स्तर आता है, फिर उससे ज़्यादा स्तर, फिर उससे ज़्यादा स्तर में भरते जाते हैं। लेकिन 2 तत्व ऐसे हैं जिसमें ऊर्जा का जो क्रम है वो अबबाहु नियम के अनुसार नहीं भरते, ठीक है। इसमें से मुख्यतः है आपका क्रोमियम और कॉपर। ये दोनों ऐसे तत्व हैं जिसमें अबबाहु नियम का पालन नहीं होता। तो इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, कॉपर, ठीक है। तो ये जो कॉपर है अबबाहु नियम का अपवाद कहलाता है। मुख्यतः कॉपर और क्रोमियम को अबबाहु नियम का अपवाद माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। तो क्वांटम संख्या जो होती है 4 प्रकार की होती है। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जो ऊर्जा के कोष या ऊर्जा के स्तर को बताता है और उसको n के द्वारा दर्शाया जाता है ना। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? n के द्वारा। और इसका मान होता है n बराबर 1, 2, 3, 4, जो क्रमशः k, l, m, n को बताता है। ठीक है, तो ये हो गया मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में बताता है, इसको हम L के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा दर्शाते हैं? L के द्वारा। पूछा जाता है भी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या किसके द्वारा दर्शाया जाता है। और L का मान जो होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर बदलते जाता है। इसका मान होता है 0, 1, 2। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होता है उपकोष में उपस्थित कक्षक के बारे में बताता है, इसको m के द्वारा दर्शाया जाता है। और चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या जो होता है वो किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा बताता है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। यह मान प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है। कितना होता है? प्लस हाफ या माइनस हाफ होता है ना। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ या माइनस हाफ चक्रण क्वांटम संख्या का मान होता है। तो याद रखिए हमारा प्रश्न क्या है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न है जीवन प्रभाव तथा स्टार प्रभाव की व्याख्या करता है। ये जीवन प्रभाव और स्टार प्रभाव क्या चीज़ है? जीवन प्रभाव और स्टार प्रभाव विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले प्रभाव के बारे में बताता है। तो ये मुख्यतः चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा इसको समझाया जाता है। जीवन प्रभाव और स्टार प्रभाव की व्याख्या करना मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या हो। ठीक है, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग होता है। इससे पहले प्रश्न में मैंने बता दिया है कि रदरफोर्ड में क्या किया था, परमाणु के ऊपर बौछार किया था अल्फा कणों का। तो उन्होंने क्या पाया था कि अधिकांश जो है जो अल्फा कण है वो गुजर गए थे आर पार। तो इसका उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। सिग्नल विपाटन किससे होता है? तो सिग्नल विपाटन जो होता है प्रोटॉन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत ही हल्का होता है, प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है। तो उसका अनुपात होता है 1/1837 इतना होता है, 1/1837 के बराबर होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दर्शाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। और ये जो है क्वांटीकृत ऊर्जा स्तरों की उपस्थिति को बताता है। ठीक है, क्या दर्शाता है? क्वांटीकृत ऊर्जा स्तरों की उपस्थिति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की विभिन्न रेखाएं पाई जाती हैं। तो जो लाइमन श्रेणी होता है ना वो अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में पाया जाता है लाइमन श्रेणी। ठीक है, अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में होगा। ठीक है, तो जब हम लोग देखते हैं वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इस प्रकार से बनता है ना, इस प्रकार से बनता है। तो उसका अलग अलग क्षेत्र होता है, कौन सा? लाइमन, ब्रैकेट, फंड और बामर। तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रम होता है। तो उसमें से हमने देखा कि पहले प्रश्न में क्या देखे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो लाइमन श्रेणी है किसमें? यूवी क्षेत्र में पाया जाता है, अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में। उसी प्रकार जो दृश्य क्षेत्र है वो किसमें पाया जाएगा? बामर में पाया जाएगा। ठीक है, याद रखना ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का दृश्य क्षेत्र में कौन सा होगा? तो बामर होगा। ठीक है, अगला है पदार्थ के कण में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का संबंध होता है। तो ये जो डी ब्रोगली है वो डी ब्रोगली ने समीकरण दिया था। क्या समीकरण दिया था कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। है ना, ये h क्या चीज़ है? प्लांक का नियतांक है। और लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। तथा p क्या चीज़ है? संवेग। तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू m इंटू वी। m क्या चीज़ है? द्रव्यमान है। और v क्या चीज़ है? उसका वेग है। तो इसमें संबंध देखे, क्या संबंध दिखा कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p। बाई p मतलब 1/p। इसका मतलब क्या हो गया? लैम्डा जो है p के व्युत्क्रमणपाती है ना। तो p क्या चीज़ है? संवेग है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संवेग के व्युत्क्रमणपाती होता है। पदार्थ का कण जो है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के संबंध में क्या हो जाएगा? संवेग के व्युत्क्रमणपाती होगा। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, h/p। कणों की द्वितीय प्रकृति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये जो कणों की जो द्वितीय प्रकृति है वो डी ब्रोगली के द्वारा दर्शाया गया था। कोई भी गतिशील कण 2 प्रकार की प्रकृति
रखता है। जो ये क्या हो जाएगा, प्रकृति, एक तो तरंग प्रकृति और दूसरा द्रव्य प्रकृति। ठीक है, तो ये दोनों प्रकृति के बारे में किसने बताया, डी ब्रोगली ने बताया था। डी ब्रोगली समीकरण लागू होता है तो डी ब्रोगली का जो समीकरण होता है सभी गतिशील, जितने भी गतिशील होंगे, ठीक है, उन कणों पर लागू होता है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील है तो उस पर लागू होगा। ठीक है, याद रखिएगा। डी ब्रोगली समीकरण गतिमान इलेक्ट्रॉन के संलग्न तरंग दैर्ध्य का संबंध होता है। तो उसका संबंध अभी मैंने बताया कि क्या बताया था कि लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो उसका संबंध देखिए किससे हो रहा है, संवेग, है ना। पी इज इक्वल क्या, लेमडा इज इक्वल टू 1/p, उसके संवेग के व्युत्क्रमणपाती होता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा संवेग। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति प्रथम बार दी गई थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है वो सबसे पहले डी ब्रोगली के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना किसके द्वारा ग्रहण किया गया। तो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे अधिकतम संभावना ये श्रोडिंगर वैज्ञानिक के द्वारा ग्रहण किया गया था। उसके द्वारा बताया गया था कि कोई भी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, उसको जानने के लिए हम श्रोडिंगर का उपयोग करते हैं, श्रोडिंगर के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।